हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आपका फिज़िक्स टीचर अनुज शर्मा। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो यूनिट सेकंड स्टार्ट हो गई है और बच्चों उसका नाम है विद्युत चालन। तो बच्चों इसके अंदर जो हम पढ़ रहे हैं वो विद्युत धारा के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हमने आपको पता है पिछली क्लास में हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था और हमने ये देखा था कि बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में और बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत धारा किस प्रकार से प्रवाहित होती है। और बच्चों इससे रिलेटेड अब जो आज के टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो इस प्रकार है। तो बच्चों सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे धारा घनत्व। ठीक है स्टूडेंट, ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, कई बार पूछी जाती है। बच्चों इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पूरी यूनिट में, तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको इलेक्ट्रॉनों का अप्रवाह वेग के बारे में बता चुका हूँ। आज हम बच्चों इसके बारे में पढ़ेंगे अप्रवाह वेग व धारा में संबंध, कि अप्रवाह वेग और धारा में क्या संबंध है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों एक सबसे बड़ा नियम जो आपको पता है विद्युत में दिया गया था, जो आपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा बच्चों, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है ओम का नियम। तो बच्चों ओम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दिया था एक नियम जो आज तक भी बहुत मान्य है। इसको हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले धारा घनत्व। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारी जो डेफिनेशन है धारा घनत्व, बच्चों इसको हम थोड़ा सा परिभाषित करेंगे आराम से। फिर बच्चों मैं आपको इसको बहुत समझाऊंगा, तो ये कई बार 1 या 2 नंबर में आती है, तो इसको ध्यान से समझना। तो बच्चों धारा घनत्व क्या चीज़ है? किसी चालक के बच्चों प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत। तो बच्चों इसमें इस बात पे थोड़ा हम गौर करेंगे कि इसके लंबवत किसी बिंदु से गुजरने वाली विद्युत धारा उस बिंदु पर धारा घनत्व कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा विद्युत धारा किसी बिंदु पे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत होनी चाहिए। इसे बच्चों जे से हम प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों इस परिभाषा को थोड़ा सा ध्यान से हम देखते हैं। अगर आप देखें कि मैंने कोई चालक लिया हुआ है और बच्चों इसके जो सिरे हैं मैंने आप देख सकते हैं किसी विद्युत स्रोत से जोड़ दिए। तो बच्चों एक सिरे का नाम हमने पी रख दिया और लास्ट अंतिम सिरे का नाम आर रख दिया है। ठीक है बच्चों, तो अच्छा बच्चों अगर मैं इसमें इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आपको दिखाऊं तो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हम ए मान सकते हैं इस तरीके से। अब बच्चों इसके अंदर सपोज करो जो आवेश प्रवाहित हो रहा है, इस तरीके से धारा इसमें प्रवाहित हो रही है और हम कह सकते हैं इस तरीके से धारा जा रही है इस प्रकार। तो बच्चों इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो बच्चों अगर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं एक इसके अंदर यहाँ पे इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बनाने की कोशिश करूँ इस प्रकार। ठीक है बच्चों, और इस बिंदु का नाम मैं पी क्यू आर और इसका नाम एक्स रख देता हूँ। तो बच्चों थोड़ी देर के लिए हम बात करेंगे सिर्फ इस बिंदु के लिए, बल्कि हम यहाँ मान लेते हैं इस बिंदु को x। तो आप देखें बच्चों कि ये जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, क्योंकि अगर ये है तो ये भी a होगा और बच्चों इसके जो क्षेत्र के लंबवत है ये जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो बच्चों का इसका क्षेत्रफल पूरा का पूरा a है। तो इस क्षेत्रफल के प्रति एकांक क्षेत्रफल पे तो हम कह सकते हैं प्रति एकांक का मतलब a से हम डिवाइड करेंगे। उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है बच्चों वो I हो रही है। तो बच्चों उस बिंदु पर ये जो I/A कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा धारा घनत्व इस प्रकार। तो हमें धारा घनत्व का बच्चों फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है इस प्रकार। तो हम देख सकते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो धारा प्रवाहित होती है वो धारा घनत्व कहलाती है। बच्चों इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो हमने लंबवत लिया है इसका क्या मतलब है। अगर लंबवत नहीं होगा तो फिर क्या धारा घनत्व कुछ और होगा? हाँ बच्चों, अगर लंबवत कर धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो फिर धारा घनत्व कुछ और हो सकता है। इसको हम कैसे समझेंगे, इसको थोड़ी ध्यान से समझो बच्चों। थोड़ी देर के लिए जो मैंने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो चालक के बीच का दिखाया है, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ दिखाना चाहूँ कि ये हमारा चालक का जो क्षेत्रफल है ये इस तरीके से, ये आप देखें ज़रा इस तरीके से, और ये ए है बच्चों। अगर सपोज करो धारा तो इसमें से इसी प्रकार से प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से धारा प्रवाहित हो रही है आई, और ये भी आई प्रवाहित हो रही है। बच्चों सपोज करिए कि ये कंडक्टर बिल्कुल इस तरीके से ना होकर थोड़ा सा तिरछा है, तो अगर तिरछा है तो इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो भी इस प्रकार हो जाएगा बच्चों। अगर आप देखें इसे मैं दूसरे पेन से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर ये थोड़ा तिरछा है तो बच्चों जो इसका आप जानते हैं एकांक सदिश जो होगा, जो इसका लंबवत वेक्टर होगा बच्चों, वो इस बिंदु से इस तरीके से जाएगा। ये हम कह सकते हैं इसका एकांक सदिश है, जिसे हम थोड़ी देर के लिए n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस प्रकार। तो बच्चों इस बार ये विद्युत धारा से कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जरा परिभाषा पे आते हैं। परिभाषा ये कहती है कि क्षेत्रफल के लंबवत, और ये तो क्षेत्रफल के लंबवत नहीं थीटा कोण पे है। तो बच्चों हमें जो लेना है धारा का मान वही लेना है जो क्षेत्रफल के लंबवत हो। तो बच्चों अगर मैं बात करूं कि ये जो धारा प्रवाहित हो रही है, अगर इसके अनुदिश
क्षेत्रफल लिया अनुदिश सदिश लिया जाए तो ये सदिश जो यहाँ पे अगर मैं लेना चाहूँ तो बच्चों यहाँ पे अगर इसका जो टोटल एरिया है वो a है तो यहाँ पे आप जानते हैं यहाँ पे कितना फॉर्मूला होगा इसका, अगर ये एरिया इसका पूरा का पूरा a मान लूँ तो यहाँ पे कितना होगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा a cos थीटा। ये आप समझ सकते हैं। और इसकी डायरेक्शन को जो शो करेगा वो कौन शो करेगा बच्चों, बल्कि इसको हम इस तरह से शो नहीं करते, हम इसको इस प्रकार ही रख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्रफल का कंपोनेंट है बच्चों, ये अब उस धारा के अनुदिश हो गया है और हम कह सकते हैं धारा इस वाले क्षेत्रफल के लंबवत थी। तो इसका मतलब ये है कि धारा हमें लंबवत ही लेनी है। और यहाँ पे अगर मैं इस प्रकार ये वेक्टर को थोड़ी देर के लिए एन डैश मानूँ तो ये इस क्षेत्रफल के, अगर मैं इसे ए डैश मानूँ तो इसके लंबवत ही हो गया। तो हमने देखा है कि हमें जो धारा है जो पहले ए क्षेत्रफल से थीटा कोण पर थी, अब वो उसी क्षेत्रफल के जो एकांक सदिश है उसके अनुदिश है और एकांक सदिश ए डैश क्षेत्रफल के लंबवत हो गया है। तो बच्चों अब हम जो क्षेत्रफल का मान है वो ए ना लेके ए cos थीटा लेंगे। आप समझ चुके हैं वाली बात। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ तो हम ले सकते हैं j इक्वल्स टू आई, अब ए की जगह ना लेके बच्चों ए cos थीटा लिया जाएगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से बच्चों एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है, बहुत बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि धारा अदिश राशि है कि सदिश राशि है। तो अच्छा मैं बता दूं आपको, जो धारा घनत्व है वो सदिश राशि है लेकिन धारा अदिश राशि है। कैसे, अगर यहां से बच्चों मैं आई लिखने की कोशिश करूं तो ये आ जाएगा जे ए cos थीटा। तो बच्चों अगर j एक सदिश राशि है और एरिया हम पहले से ही गॉस थ्योरम में पढ़ चुके हैं सदिश राशि होती है, तो बच्चों हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं j डॉट ए। ठीक है बच्चों। तो ध्यान से आप देख सकते हैं कि दो वेक्टर का जो अदिश गुणनफल है वो किसको देता है बच्चों, धारा के देता है। और धारा बच्चों इसका मतलब अदिश राशि होगी इस प्रकार। तो बच्चों हमें एक बात और यहाँ पे निकल के आती है कि धारा एक अदिश राशि है। अब लेकिन आगे मैं आपको जाके बताऊंगा कि जब धारा जोड़ी जाती है तो इसमें दिशा का प्रयोग होता है, लेकिन दिशा को हम देखते हैं, लेकिन जब जोड़ते हैं तो अलजेब्रिक सम करते हैं, पर ये बात बहुत आगे आएगी। अभी के लिए बच्चों हम ये बात समझ चुके हैं। तो बच्चों अगर धारा किसी क्षेत्रफल के एकांक सदिश के अनुदिश नहीं है और वो एकांक सदिश उस धारा से कोई कोण बना रहा है, तो बच्चों फिर हम उस क्षेत्रफल का जो मान होगा ए ना लेके उसका मान लेंगे ए cos थीटा। तो इस प्रकार से धारा घनत्व भी चेंज हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट। तो बच्चों धारा घनत्व कई बार लिखने के लिए आ जाता है। इसका मात्रक आप देख सकते हैं, अगर हम जे का मात्रक देखें तो हमारे पास होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये जे का मात्रक है बच्चों, ऐसा ही मात्रक तो कई बार लिखने के लिए आता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब जो हमारा जो आज की क्लास का टॉपिक है या हेडिंग है बच्चों वो है अप्रवाह, जिसे हम अनुगमन वेग भी कहते हैं, वह धारा में संबंध। बच्चों ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में आगे तक काम आती है, न्यूमेरिकल भी आते हैं और इससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलती हैं। तो बच्चों अगर मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। इसको बच्चों हम डायरेक्ट डेरिव करेंगे, इसके बारे में हमें ऐसा कुछ नहीं कि परिभाषित करना है। तो बच्चों अगर धारा है तो हमें कोई चालक तो लेना पड़ेगा, तो हमने एक चालक ले लिया है, कोई भी ठोस चालक, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब बच्चों इसको हमें कहीं ना कहीं किसी विद्युत स्रोत से जोड़ना पड़ेगा। ये मैंने किसी विद्युत स्रोत से जोड़ दिया है, ये कोई विद्युत स्रोत है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, विद्युत स्रोत। अब बच्चों बात ये आती है कि अगर हम किसी चालक को विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं और बच्चों इस सिरे का नाम हम P रख देते हैं और इसका नाम हम क्या रख देते हैं, R रख देते हैं। तो बच्चों जरा गौर से देखें कि यहाँ से क्या होगा बच्चों, ऋणात्मक सिरे से, क्योंकि ये सिरा धनात्मक होगा और ये सिरा कैसा होगा इसका ऋणात्मक, और यहाँ से बच्चों इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे इस प्रकार आप देख सकते हैं। और बच्चों इलेक्ट्रॉन की दिशा इस प्रकार से होगी। बच्चों इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग होता है पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, वो किससे रेफर होता है बच्चों, वीडी से रेफर होता है। ठीक है बच्चों, अनुगमन वेग के पीछे कौन जिम्मेदार होता है आप जानते हैं। जब हम किसी विद्युत स्रोत को लगाते हैं तो चालक के दोनों सिरों पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ई, इस प्रकार से। यही विद्युत क्षेत्र होता है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन को उनके परमाणुओं से खींचता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों थोड़ी देर के लिए अगर हम चालक की लेंथ ले लें एल, ये चालक की लेंथ है, तो बच्चों हमें क्या करना है, रिलेशन निकालनी है। तो सबसे पहले हम बच्चों बात करते हैं कि रिलेशन हमें धारा में चाहिए। तो बच्चों धारा का फार्मूला क्या होता है, तो हम जानते हैं आई का फार्मूला होता है बच्चों, जो भी कुल आवेश प्रवाहित हो रहा है बच्चों चालक के अंदर एकांक समय में, ये हम जानते हैं। इस इक्वेशन को हम 1 मान लेते हैं। तो बच्चों कुल कितना आवेश प्रवाहित हो रहा होगा इसका निकालने के लिए हम बात करते हैं। बच्चों अगर मैं स्मॉल n मान लेता हूँ, ये जो है इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
बच्चों ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है इसे हम प्रति एकांक आयतन में मानेंगे, प्रति एकांक आयतन। ठीक है बच्चों, प्रति एकांक आयतन। अब बच्चों बात ये आती है कि अगर प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है n हो, तो अब बात ये आती है कि कितना आवेश प्रति एकांक आयतन में जो है प्रवाहित हो रहा है चालक के अंदर। तो बच्चों हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, चूंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं बच्चों, ठोस चालक में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं धारा के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको बता दूं बच्चों, इलेक्ट्रॉन का जो दिशा होती है उसके विपरीत धारा की दिशा मानी जाती है। धारा की दिशा बच्चों हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत मानी जाती है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों बात ये आती है कितना आवेश प्रति एकांक में प्रवाहित हो रहा है। तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होगा वो ई होगा, ये तो हम सब जानते हैं। यहाँ पे मैं माइनस साइन नहीं ले रहा हूँ बच्चों थोड़ी देर के लिए, क्योंकि धारा की बात करें माइनस साइन नहीं लेना। और बच्चों अगर एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश ई हो तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रति एकांक आयतन में, एन ई। ठीक है बच्चों, तो इतना आवेश हम कह सकते हैं आवेश प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन, इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं। तो बच्चों टोटल आयतन अगर इसका देखें, क्योंकि इसका अगर एरिया आप देखें, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में ए मानूं, लेंथ ए है, तो कुल आयतन में कितना आवेश बच्चों प्रवाहित हो रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कुल आयतन में, कुल आयतन। तो बच्चों कुल आयतन में जो आवेश है, या हम कह सकते हैं कुल आयतन में प्रवाहित कुल आवेश। तो बच्चों कुल आवेश को हम किससे दिखा सकते हैं, कुल आवेश को हम मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए Q से। तो बच्चों Q बराबर आप जानते हैं, Q बराबर हम जानते हैं अगर एकांक आयतन में जो आवेश है वो n इंटू ई है, तो कुल आयतन में इसका होगा A जो एरिया, और जो लेंथ होगी ये कुल आयतन होगा बच्चों, ये तो आप जानते हैं। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि कुल आयतन में इतना कुल आवेश होगा। अब बच्चों अगर ये आवेश t समय में प्रवाहित हो रहा है प्रति एकांक आवेश में, तो हम t के बारे में और थोड़ा गौर करते हैं। बच्चों यहाँ पे थोड़ा गौर करो, अगर एक इलेक्ट्रॉन इस r सिरे से यहाँ से निकलता है और p सिरे तक पहुँचता है, इस प्रकार यहाँ तक आता है, तो बच्चों यहाँ तक आने में और यहाँ तक पहुँचने में इसे कितनी दूरी तय करनी होगी, l। तो बच्चों समय कितना लगेगा उसे, तो हम कहेंगे जो समय लगेगा, जितनी दूरी एक इलेक्ट्रॉन को तय करनी पड़ेगी l, और जो उसकी अनुगमन वेग होगा vd, जो उसका औसत अनुगमन वेग होता है आप जानते हैं vd होता है। तो बच्चों ये हमें एक फॉर्मूला और मिल गया, हम इसे कह सकते हैं इक्वेशन थर्ड। अब बच्चों गौर से देखें, हमें आवेश भी मिल चुका है, हमारे पास कुल आवेश भी आ चुका है, और हमारे पास समय भी आ चुका है। समय आ चुका है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे में जाता है तो इतना टाइम लेता है। अगर कुल इलेक्ट्रॉन का औसत वेग लेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन है तो उनका औसत वेग कितना ले लेंगे, vd ले लेंगे। तो बच्चों अगर हम दोनों के मान समीकरण एक में रख दें तो समय हम लिख सकते हैं समीकरण एक व, तो इसमें कौन कौन सी इक्वेशन लेनी है, 2 और 3, 2 तथा 3। तो हम इन तीनों समीकरणों को ध्यान से देखें तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, आप अगर गौर से देखें तो हम इसमें t की वैल्यू रखेंगे और q की वैल्यू रखेंगे। तो बच्चों i में हमने कुल आवेश रख दिया, कुल आवेश बच्चों हमारा था ne, और ये कुल आयतन था, तो ये मिला के कुल आवेश हमारा हो गया था। बच्चों t का जो मान आया था, जितनी दूरी थी दोनों सिरों की चालक की, और जितनी इलेक्ट्रॉन का औसत वेग होता है अनुगमन वेग। तो बच्चों इसमें थोड़ी देर के लिए अगर हम देखें तो l से l क्या होगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारे पास फॉर्मूला आएगा NEA vd, बच्चों ऊपर चला जाएगा इस प्रकार, तो ये आ जाएगा vd। तो बच्चों थोड़ा सा हम गौर से देखेंगे यहाँ पे एक चीज़, बच्चों यहाँ पे गौर से अगर हम देखें तो जो n है चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, बच्चों ये हर चालक के अंदर जो होती है प्रति एकांक आयतन में एक नियतांक है। हर चालक में अगर कॉपर है, एल्यूमिनियम है, तो सबके लिए अलग अलग होगी। ई जो है बच्चों मूल इकाई है, इसे भी हम जानते हैं, ये मूल इकाई है, ये आप जानते हैं। अब बच्चों एरिया जो है चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है। अगर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल थोड़ी देर के लिए नियतांक माने, यानी समान, हम कह सकते हैं समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, काट क्षेत्रफल। बच्चों के पूरे चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान हो, तो आप देख सकते हैं ये तीन राशियां हमें कैसी मिलेंगी, नियतांक। तो हम कह सकते हैं जो धारा होगी बच्चों वो इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के अनुक्रमानुपाती होती है। ये आप देख सकते हैं, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जाती है कि जितना इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग होगा उतनी ही ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो बच्चों ये एक रिलेशन हम देख चुके हैं विद्युत धारा में, और हम कह सकते हैं कि अनुगमन वेग में। बच्चों यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर थोड़ा सा आप गौर से देखें इस फॉर्मूले से, इसका नाम बच्चों थोड़ी देर के लिए मैं इक्वेशन ए रख देता हूँ। तो बच्चों दोबारा से अगर हम यहाँ देखें I = NEAVD, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों अगर मैं थोड़ी देर के लिए देखना चाहूँ कि I/A को I के नीचे ले आऊँ, तो बच्चों यहाँ क्या बचेगा, NEVD।
और बच्चों आपने देखा है E/A हमने क्या पढ़ा इस क्लास में, इसे बोलते हैं धारा घनत्व। तो J बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, NEVD। तो बच्चों एक बड़ी खास बात पता चलती है यहाँ से, एक तो धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध आता है। दूसरा बच्चों जो हम बात करते हैं कि धारा घनत्व एक सदिश राशि है, ये कैसे पता चलेगा, तो बच्चों N और E ये दोनों नियतांक हैं, तो हम कह सकते हैं अगर ये दोनों नियतांक हैं तो इससे तो मैं बात नहीं करनी। अनुगमन वेग बच्चों सदिश राशि है, तो अगर अनुगमन वेग सदिश राशि है तो यहाँ पे धारा घनत्व भी सदिश राशि होगी, तो ये दोनों सदिश राशि हैं। इस प्रकार से बच्चों हम धारा घनत्व में भी रिलेशन पढ़ सकते हैं। तो बच्चों ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद अब बच्चों हम जो नेक्स्ट डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं या पहले नेक्स्ट नियम पढ़ेंगे वो है बच्चों ओम्स लॉ। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास का जो हमारा अंतिम टॉपिक है बच्चों वो है ओम का नियम। बच्चों ओम का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, तो इस बार हमें इसे बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ओम का नियम बच्चे सिर्फ रट जाते हैं, उनको थोड़ा समझ में कम आता है। तो बच्चों सबसे पहले मैं इसका स्टेटमेंट देखूंगा, हम इसको परिभाषित करेंगे, इसको समझेंगे, फिर इसको मैं आपको थोड़ा सा फिगर से बताऊंगा। तो बच्चों ओम ने एक ऐसा नियम निकाला था जिसमें उसने दो चीज़ों के बारे में बताया, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था समान रहे। अब बच्चों भौतिक अवस्था क्या होती है, थोड़ा इस पर ध्यान दें। भौतिक अवस्था में बच्चों एक तो उसकी चालक की जो ज्यामितीय विमा है, ज्यामितीय विमा का मतलब है बच्चों लंबाई या उसका क्षेत्रफल, और बच्चों और भौतिक अवस्था में जो आता है उसका तापमान आता है, उसका दाब वगैरह इत्यादि। तापमान इंपॉर्टेंट है तो मैंने इसको लिख दिया। ये सब अगर समान रहे बच्चों, यानी नियतांक रहे, कांस्टेंट रहे, तो बच्चों चालक में प्रवाहित होने वाली जो धारा है, अगर इस चालक में, मैंने आपको ये फिगर दिखा रखी है यहाँ पे, इसमें अगर आप देखें कि एक कोई धारा प्रवाहित इस प्रकार से हो रही है, तो बच्चों ये धारा है ये उस चालक के सिरों पर उपस्थित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर इस चालक के सिरों पर विभवांतर बच्चों में V मान लूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये धारा जो है V के अनुक्रमानुपाती होती है, इस प्रकार। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अब बच्चों थोड़ा सा इसी बात को हम फिगर से समझेंगे। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि मैं आपको इस सर्किट में एक बात बता दूं, जो धारा जो नापने का यंत्र है, हम यहाँ पे उसको अगर दिखाना भी चाहें तो हम दिखा सकते हैं अमीटर, इस प्रकार से। तो बच्चों ये चाहे आप यहाँ दिखा दें चाहे यहाँ दिखा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अमीटर इस तरह से लगता है। और बच्चों यहाँ पे जो वोल्ट मीटर लगाया जाता है बच्चों, हम ये दिखा सकते हैं वोल्ट मीटर। बच्चों जो विभवांतर नापता है वो वोल्ट मीटर होता है, इसे भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये समांतर क्रम में होता है। हालांकि ये चीज़ आप बहुत आगे पढ़ेंगे, पर यहाँ पे मैं दिखा दिया आपको। अब बच्चों बात ये आती है कि ये जो विभवांतर है इसके सिरों का, ये जितनी धारा बच्चों यहाँ पे बहती रहेगी उतना ही विभवांतर इस PQ का बढ़ता रहेगा, और जितना विभवांतर बढ़ता रहेगा तो बच्चों हम कह सकते हैं कि उतनी धारा बढ़ती रहेगी। तो बच्चों धारा विभवांतर अनुक्रमानुपाती होती है। इसको बच्चों जब लिखा गया तो इसको इस प्रकार से लिखा गया, V प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है बच्चों, उसकी वजह ये रही, तो बच्चों जब इसको हटाया गया इस प्रोपोर्शनल साइन को, इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को, तो एक कांस्टेंट लिया गया बच्चों R। तो वो जो कांस्टेंट लिया गया बच्चों, जब उसे देखा गया तो धारा का और विभवांतर के साथ जो अनुपात आ रहा था बच्चों, वो जो राशि आ रही थी वो हमेशा नियत आ रही थी, यानी ये राशि नियत थी, नियतांक। लेकिन बच्चों नियतांक कब थी मैं आपको बता दूं, जब ये वाली हमारी सारी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होंगी, इसके लिए मान्य होंगी, यानी लंबाई ना बदली जाए, क्षेत्रफल ना बदली जाए, तापमान ना बदली जाए, तो उस चालक का जो विभवांतर और धारा का रेशियो है बच्चों हमेशा समान आ रहा था। और बच्चों इस नियतांक का नाम रखा गया था प्रतिरोध। ठीक है बच्चों, इसे चालक का प्रतिरोध कहा गया था, ये चालक का प्रतिरोध कहलाता है, चालक का प्रतिरोध। ठीक है बच्चों, ये किन किन बातों पर निर्भर करेगा इसके बारे में अभी हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये जो नियतांक आता है ये किस तरीके से आता है। तो बच्चों अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करें और उसमें एक ग्राफ बनाएं, तो बच्चों ग्राफ में अगर हम एक्स एक्सिस पे, ये हमारा एक्स एक्सिस है, इस पे बच्चों V ले लें, और जो बच्चों जो विभवांतर होगा बच्चों वोल्ट में होगा, ये वोल्ट में हो जाएगा। और बच्चों Y एक्सिस पे हम धारा ले लें, जो बच्चों धारा जो होगी एम्पियर में होगी, करंट। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसमें ध्यान रखने वाली बात है, अगर यहाँ पे हम कोई भी मान रखते चले जाएं इस तरीके से, ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं आपको लिख के ही दिखा रहा कि 1 2 3 4 जो भी वैल्यू है, तो बच्चों जितने विभवांतर हम बढ़ाते जाते हैं तो बच्चों उसी विभवांतर पे उतनी ही धारा बढ़ती रहती है, इस प्रकार। अगर विभवांतर और बढ़ाएंगे तो धारा भी उसी अनुपात में बढ़ेगी, विभवांतर और बढ़ाएंगे धारा भी उसी अनुपात में बढ़ेगी, इस प्रकार से बच्चों का मेन बात यह है बच्चों की हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, इस प्रकार एक सरल रेखा इस प्रकार से प्राप्त होती है। और बच्चों मैं आपको फिर बता दूं, ये तभी मान्य है जब चालक की भौतिक अवस्थाएं समान रहे। अब बच्चों इसमें अगर मैं कोई भी बिंदु लेना चाहूँ, सपोज यहाँ पे मैं बिंदु लेना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे कोई बिंदु ले लिया आपके लिए P। अब बच्चों P इस पे अगर मैं एक लंबवत यहाँ Y एक्सिस पर डालूँ और एक इस एक्सिस पर डालूँ, बच्चों यहाँ से अगर मैं V1 नोट कर लूँ और यहाँ से अगर मैं I1 नोट कर लूँ, तो V1 और I1 अगर बच्चों मैं निकालूंगा तो जो वैल्यू आएगी वो उसे हम क्या कहेंगे R। बच्चों का मैं दूसरा कोई बिंदु यहाँ पे मानूँ, सपोज यहाँ पे मैं Q मान
लेता हूँ और Q से एक अविलंबत मैं I पर डालता हूँ और एक बच्चों में वह X एक्सिस पर डालता हूँ। इसे मैं V2 मान लेता हूँ और इसे मैं I2। तो बच्चों अगर मैं V2 अपॉन I2 निकालूँ तो भी बच्चों ये जो वैल्यू आएगी R आएगी। अगर मैं इसे R1 मानूँ R2 मानूँ तो बच्चों ये R1 इजिकल्स टू R2 यानी ये नियतांक रहेगा जिसे हम R कह सकते हैं। तो बच्चों ये ग्राफ का मतलब, ये सरल रेखा का मतलब है बच्चों कि जो धारा है वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती है। तो ओम ने इतना ही बोला था। अब इससे जो अगली क्लास में है मैं वो अपने नए टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों मैं एक बार आपसे बोलना चाहता हूँ, जो भी बच्चे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं या जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, ये हमारी यूनिट सेकंड चल रही है। और बच्चों इस यूनिट सेकंड में जितना भी बच्चे अगर आप हमारी रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप बोर्ड की क्लास को आराम से कर पाएंगे।